प्रॉपर्टी बिजनेस में कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, खुसूसन खरीदारी और फरोख्त के वक्त, इन पर हम तफसीली बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद शाह साहब, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रॉपर्टी के बिजनेस में किसी भी पहलू को उठा लें, इसमें फ्रॉड होते हैं, लेकिन इसका ताना कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी एजेंट से मिलता है। ऐसा क्यों है? प्रॉपर्टी डीलर्स में वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि ये फ्रॉड है? जी, आशा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इसलिए इसका ताना-बाना मिलेगा रियल एस्टेट एजेंट के साथ या ब्रोकर के साथ, क्योंकि ये एक सिस्टम ही ऐसा है और यही होता है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जब आप चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी क्लाइंट की इतनी वर्किंग नहीं होती कि वो एक्चुअल जाके किसी जगह पे बाइंग कर सके। तो उसको बीच में किसी ब्रोकर से या एजेंट से जाके कोई चीज़ बाय करनी होती है और वो उसके लिए आगे काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चीज़ निकाल के देता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। ठीक। अब आप दूसरी बात कर रही हैं कि यहाँ पे स्कैम्स या फ्रॉड्स होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि स्कैम्स या फ्रॉड्स नहीं होते, एक्चुअली चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आते हैं उस डील के दौरान, उस ट्रांजैक्शंस के दौरान, जो दुनिया के हर बिजनेस में होते हैं। बाकी जो पाकिस्तान में अदर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, वहाँ पे भी ये मसाइल हैं। उनको हमें समझने की ज़रूरत है कि वो उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, उन तमाम चीज़ों को। सो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। उसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो ये कि जब डील होती है तो नॉर्मली क्लाइंट हो या एजेंट हो, वो कहीं कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे होते। जी। सो जो डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसा है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं, क्योंकि उसमें हम खुद भी बाउंड होते हैं और दूसरी पार्टी भी बाउंड हो रही होती है। तो हम चाहते नहीं कि हम कहीं पे अपने आप को बाउंड करें, चाहे आप क्लाइंट हैं या चाहे आप एजेंट हैं। सो अगर दोनों इस चीज़ से अवेयर हों और दोनों उस चीज़ को, जो भी मुआहदा हो रहा है, उसको प्रॉपर लिख के किया जाए आपस में, जो इस्लाम में भी हुक्म है और ये पाकिस्तान का कानून और आइन भी ये बात कहता है। और कल को जब आप कोर्ट में जाते हैं किसी उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो कोर्ट भी उस दस्तावेज को आपसे डिमांड करती है, उसी की बेसिस पे वो फैसला करती बिल्कुल है। ऐसे। सो गैप है, वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, तो क्या फिर फ्रॉड नहीं हो सकता? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी जाली होते हैं। नहीं, देखिए, फ्रॉड तो खैर, मैं फ्रॉड तो इसलिए कि मैं वो एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, मुन्नू भाई हमारे एक ड्रामा निगार, पाकिस्तान के बड़े मशहूर कॉलम निगार और ड्रामा नवीस थे। उनका एक जुमला है, उनसे किसी ने कहा कि जी अब तो जो है वो मौलवियों ने भी चोरियां शुरू कर दी हैं, या दाढ़ियों वालों ने भी चोरियां शुरू कर दी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई, एक्चुअली चोरों ने दाढ़ियां रख ली हैं। ठीक ओह, है। अच्छा। मसला ये है कि हाँ, मसला ये है कि हमारे जो ब्रोकर हज़रात हैं, वहाँ भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तमाम एजेंट बुरे हैं। वो अगर अगर एक इंसान की जो जो उसका ब्रोटर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो चोरी की तरफ है, या वो नेगेटिव इंसान है और वो इस पेशे के अंदर आ गया है, तो ऑब्वियसली 2 नंबर ही वो करेगा। ये आपको हर जगह पाई जाती है चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो स्कैम की इसकी बात कर रहे हैं, देखें आप इस डील की बात समझिए। 2 किस्म की प्रॉपर्टी बाय करते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो वो होती है जो बिल्कुल स्क्रैच से होती है, यानी कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, सोसाइटी, डीएचए है या कोई भी है, वो लॉन्च हो रहे हैं और वहाँ पे आपने जो है वो डाउन पेमेंट पे करनी होती है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर। अब ये डाउन पेमेंट की रकम है, यहाँ तो वो डायरेक्ट आप बिल्डर को दे रहे हैं, उस डेवलपर को दे रहे हैं, यहाँ तो फ्रॉड के चांसेस नहीं है आपके साथ, या स्कैम के या कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं है। ये चांसेस तब आते हैं जब आप टोकन अमाउंट में जाते हैं, यानी आप पूरी पेमेंट पे नहीं कर रहे होते और नॉर्मली जो ट्रेडिंग हो रही होती है आपके डीएचएस के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर और अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं सोसाइटीज के अंदर, प्लॉट एक आदमी लेके दूसरे को दे रहा है, वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रोटेट हो रही है प्रॉपर्टी। वहां पे चूंकि रेट्स की में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है और रिटर्न चीजें कम हो रही होती हैं। सो और फिर ये होता है कि अगर एक बायर है, वो कोई चीज खरीद रहा है, आपके पास आया, उसने उस ब्रोकर से ये कहा कि भाई ये 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। ब्रोकर ने कहा, अब वो 1 करोड़ के एवज उसको 10% उसे टोकन दे दिया, फर्ज कीजिए 10 लाख रुपए का। अब मार्केट में वो क्लाइंट चूंकि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में बाउंड उस अंदाज से उसने सख्त अंदाज में उसको नहीं किया, या वो उसने साइन कर भी दिया उस टोकन के ऊपर, रिसीविंग के ऊपर, लेकिन उसने उसको अंदर से एडमिट नहीं किया हुआ, वो एथिकली मॉरली को बाउंड नहीं कर रहा। अब उसको मार्केट से या तो उससे ऊपर की ऑफर आ जाएगी, तो वो जाहिर बात है ब्रोकर को बोलेगा भाई आपने जो टोकन दिया था मुझसे वापस ले लें, क्योंकि अब 1 करोड़ की जगह मुझे 1 करोड़ 5 की ऑफर आ गई है, 10 की ऑफर। सो दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जब वो चीज को खरीदने के लिए जाता है, तो उसको कोई चीज सस्ती मिल रही होती है उसके ऊपर क्लाइंट को। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड से भी मसाइल हैं और ब्रोकर साइड से मसाइल हैं, दोनों अच्छा, के दोनों बराबर। ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत का जो तयन हो रहा होता है उसमें भी तो हाथ होता है। मतलब आपको बताया कुछ जा रहा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू कुछ और होती है। हम खुद से कैसे अपने एसेट की जो वैल्यू है इसका अंदाजा लगा सकते हैं?
नहीं देखिए, आप खुद से इसका अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं। आप जब भी बाइंग करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने तमाम क्लाइंट से, और एक आजकल ये सबको अवेयरनेस आ गई है कि आप एटलीस्ट 4-5 लोगों के पास जाते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हैं, आप उस अपनी सराउंडिंग प्रॉपर्टी में दाएँ-बाएँ के उसी स्ट्रीट में, उसी मोहल्ले में, उसी ब्लॉक के अंदर आप मुख्तलिफ रेट्स निकालते हैं प्रॉपर्टी के, आपको अंदाज़ा होता है। मेरे ख्याल में क्लाइंट आज इतना एजुकेट तो हो गया एटलीस्ट कि वो रेट्स के मामले में मार नहीं खाता अब हुँ, उसको धोखा नहीं देता बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई हमारे ओवरसीज़ ऐसे क्लाइंट हैं जो कभी पाकिस्तान आए नहीं हैं 4-4 5-5 साल तक, तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन वो भी अपने रिलेटिव्स के थ्रू एटलीस्ट रेकी करवाते हैं, उसको वेरीफाई करवाते हैं प्राइसेस को, देन उसके बाद वो बाइंग के या सेलिंग के किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये चांसेस अब कम हैं। हाँ, अच्छा। ये ज़रूर है, मैं आपको देखें होता ये है आयशा कि नॉर्मली जो होता है, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और आप किसी एजेंट के पास जाती हैं, तो एजेंट वहीं बैठे-बैठे आपसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि ठीक है जी, मैं 98 लाख का मैं बायर हूँ। मैं अच्छा। आपसे ये चीज़ खरीद लेता हूँ 98 लाख की। हुँ, अब या तो वो अपने इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करेगा या वो अपनी रकम से आपको टोकन पे कर देगा। हुँ, ठीक है? और वो आपसे ये कमिटमेंट ले लेगा, वो आपसे ये कमिटमेंट ले लेगा कि जी मैं आपसे मुझे 45 दिन का टाइम दीजिए या 2 महीने का टाइम दीजिए, और मैं आपको जिसको बोलूँगा उसके नाम पे आप ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है? ठीक है। अब जो टोकन अमाउंट वहाँ पे लगी, उस टोकन के बेसिस पे वो उस प्रॉपर्टी को मार्केट में वापस से सेल कर रहा होगा। ठीक है? सही। अब जो बीच में गैप आएगा, वो ऑब्वियसली उसकी अपनी मेहनत है या उसकी अपनी एक इनकम बीच में आ जाएगी, क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसने आपको 10 लाख रुपए दिए और आपकी प्रॉपर्टी उसने 10 लाख से ज़्यादा बेच दी, तो ये समझिए कि वो 10 लाख के ऊपर 10 लाख का प्रॉफिट खुद कमा रहा होगा। ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ें, हुँ, तो ये तो इंडस्ट्री की एक नॉर्म है और ये हो रही होती है प्रैक्टिस। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर भी इतना बड़ा होता है कि अगर कल को वो प्रॉपर्टी ना बेच सका, तो उसको आपको 100% अमाउंट पे भी करनी है, हुँ, उस हुँ, टाइम स्लॉट जो आपने तय किया हुआ है उसके साथ। सही। तो इसमें रिस्क है, खुद ले रहा है अपने ऊपर। अच्छा, अभी आप टोकन अमाउंट की बात कर रहे थे, ये बयाना टोकन अमाउंट ही है और ये क्या ये प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग में ज़रूरी होता है? जी, बिल्कुल। नॉर्मली जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें रियल एस्टेट जो होती है, ज़मीन होती है, मूवेबल भी कुछ जगह पे आता है। आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे उसका कुछ बयाना कि टोकन अमाउंट दे दी उसको होल्ड करवाने के लिए। इवन कोई ऐसी गोल्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप वहाँ पे पे करते हो टोकन अमाउंट उसकी। सो ये जो बयाना है, ये टोकन अमाउंट है, हुँ, ये आपको देनी देखिए, 2 चीज़ें, आप स्क्रैच से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, आप डीपी देंगे। वो चूँकि आप बिल्कुल शुरू से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, पहले बायर हैं, आप उसकी डाउन पेमेंट पे करनी है। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट से चीज़ लेते हैं, वो चीज़ ऑलरेडी बिल्डर के पास से या डेवलपर के पास से वो चीज़ निकल गई है, वो मार्केट में मौजूद है, और आप उसको बाउंड करना चाहते हैं अपने साथ कि मैं मतलब आपकी और मेरी डील हो गई है, तो ऑब्वियसली आप पूरी रकम एक साथ नहीं पे कर सकते। उसकी वजह ये होती है आयशा कि आपको उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवानी होती है, आपको उसके एनओसी चेक करवाने होते हैं, आपको उसकी एनडीसीज़ चाहिए होती हैं। बिल्कुल। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है? तो आपके पास एटलीस्ट 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का गैप तो कम से कम आता ही है ट्रांसफर्स के दौरान में। सो हुँ, आपको एटलीस्ट बयाना देके कि 15 दिन तक कोई और आदमी इसको बाय करते हैं, तो आप 10%, 15% अमाउंट की रकम उसको पे करते हैं। बायर है या सेलर है, जो भी क्लाइंट है, आप उसको पे करते हैं, एंड देन आप उसके बाद बाकी रकम आप कहते हैं कि मैं आपको ट्रांसफर के टाइम पे वहाँ पे करूँगा। सही। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से हम जब रिसर्च कर रहे थे तो एक और भी चीज़ पता चली कि बयाना भी किसी अज़ाब से कम नहीं है और ऐसे-ऐसे फ्रॉड्स इससे किए जाते हैं कि एक आम आदमी या वो शख्स जो पहली बार प्रॉपर्टी के मामलात को देख रहा है, उसे पता ही नहीं चल सकता कि ये तो एक लीगल तरीका है, लेकिन डीलर हज़रात यहाँ पर भी भत्ता या चूना लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और फ़ौरन जैसे कि अभी भी आप बात कर रहे थे कि वो ऑफ़र कर देते हैं कि अगर 1 करोड़ वैल्यू है तो 98 मैं दे देता हूँ। तो इसमें भी चूना लगता है और इसमें भी लोगों को पता नहीं चलता कि उनके साथ हाथ हो गया है। नहीं देखिए, आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, चूना नहीं लगता। देखिए, होता ये है कि आप 2 किस्म के टोकन होते हैं। एक होता है कंडीशनल टोकन, एक होता है कन्फर्म टोकन, ठीक है? कंडीशनल टोकन से मुराद ये होती है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है, और आप मेरे पास आते हैं उसको सेल करने के लिए, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी इतने में बाय करूँगा, ठीक है? और उसकी बेसिस पे मैं आपके कंडीशनल चेक में आपको देता हूँ। अगर आपका क्लाइंट या जो आपके पीछे पार्टी है, वो अगर इस चीज़ पे एग्री करती है, इस प्राइस पे आप एग्री करते हैं, तो ये मेरी साइड से ये उसका टोकन है। ये कंडीशनल टोकन होता है। अगर आपके और मेरे दरमियान में वो डील ना हुई, तो आप इसको कैश नहीं कमाएँगे, ये अमाउंट वापस आ जाएगी एज़ इट इज़, ठीक है जी? फर्ज़ कीजिए 1 लाख, 2 लाख कम की एक ऑफर है किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर सही। वो ऑफर बराबर की है, डील हो गई, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों साइड से मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकर्स होते हैं। एक जो क्लाइंट जो बायर है, वहाँ भी ब्रोकर है, जो सेलर साइड है, वहाँ से भी ब्रोकर्स है, और वो अपनी पार्टी से डील कर रहे होते हैं। सो अगर वहाँ पे आपकी कंफर्म टोकन हो गई, चेक चला गया वहाँ पे, तो देन दोनों पार्टीज बाउंड है। अब इसमें देखना सिर्फ ये है कि जो उनका एग्रीमेंट है, जो टोकन का एग्रीमेंट बन रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट बन रहा है, उसमें किस किस्म की क्लॉजेस डली हुई हैं उसके अंदर से, दोनों पार्टीज बाउंड है उसको उसको फॉलो करने के लिए।